आइए सभी लोगों को फिर से एक नए वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो है क्लास 10th का आपका फिजिक्स का दूसरा क्लास है। पहले वाले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे उसमें समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज तक पढ़ लिए थे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपको प्रकाशीय माध्यम से पढ़ने वाले हैं। तो आज का जो क्लास होगा ये आपको क्लास 10th के जो फिजिक्स चैप्टर है और फिजिक्स का जो पहला नंबर चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, आज उसका दूसरा क्लास है। तो ध्यान से देखिए कि दूसरा क्लास में कहाँ तक हम लोग पहुँचते हैं और कहाँ से कितना बाकी रहता है। मोटा मोटी एक चैप्टर पढ़ने के लिए हम लोगों को जो है ना 3 या 4 दिन की क्या है आपको ज़रूरत है। चलिए, तो आज का जो क्लास होगा ना वो आपको प्रकाशीय माध्यम से आपको शुरू करना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि प्रकाशीय माध्यम किसे कहा जाता है। देखिए एग्जाम में ये भी आपको कई बार पूछा हुआ है कि प्रकाशीय माध्यम क्या है। यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहां से प्रकाश की किरणें निकलकर नेत्र तक पहुंचती है, प्रकाशीय माध्यम कहलाता है। जैसे हवा हुआ, पानी हुआ, कांच हुआ, अल्कोहल हुआ, हीरा हुआ और इत्यादि हुआ। जैसे सुनिए, अभी जो है लाइट अगर बाहर जल रहा है तो वो लाइट आपको जब आंख पर आ रहा है तो हवा से गुजरते हुए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर मान लीजिए कि कोई आदमी पानी के नीचे है तो अगर लाइट जलाइएगा तो पहले पानी पर टकराते हुए ना उस आदमी पर पड़ेगा कि डायरेक्ट पानी आदमी पर पड़ जाएगा, ना आदमी पर तो नहीं पड़ेगा। तो जिस माध्यम से वो गुजर रहा है वही उसका क्या कहलाता है, माध्यम कहलाता है। जैसे यहाँ हवा से होकर आ रहा है तो इसका मीडियम का हुआ, माध्यम का हुआ, हवा हुआ। वहाँ पानी है तो पानी हो गया। ऐसा ही कांच, कांच का मतलब समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। शीशा, शीशा को क्या बोला जाता है आपको, कांच। अल्कोहल का मतलब समझते हैं कि नहीं समझते हैं। अल्कोहल मतलब शराब, शराब को अल्कोहल बोला जाता है। हीरा का मतलब भी आप समझते हैं, जो हीरा जो है आज सबसे ज़्यादा कीमती है दुनिया में। जहाँ भी हीरा होता है सबसे ज़्यादा अगर हीरा को कटिंग के लिए फेमस कोई देश है तो कौन सा देश है आपको, भारत है। भारत में जो है, हाँ हंसिए मत, भारत में जो है आपको कौन सा देश है, सूरत। भारत में, हाँ, गुजरात के एक शहर है आपको सूरत, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको हीरा का जो है आपको कटिंग होता है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो प्रकाशीय माध्यम जो है आपको 2 भागों में बढ़ता है। तो पहला नंबर जो भाग है उस भाग का क्या नाम है आपको, समांगी माध्यम। और दूसरा नंबर भाग है उस भाग का क्या नाम है आपको, विसमांगी माध्यम। समांगी माध्यम क्या होता है इसको समझने से पहले थोड़ा सा आइए बाहर के बात समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पानी में यदि पानी को मिला दीजिएगा तो दोनों एक ही चीज़ है कि नहीं है। अगर मान लीजिए कि पानी में आप क्या कर रहे हैं कि आप चीनी को डाल रहे हैं तो दोनों अलग अलग चीज़ है कि नहीं है, अलग अलग चीज़ है। तो जब दोनों एक ही चीज़ से बना हो उसे समांगी, और जब अलग अलग चीज़ से बना हो तो उसे क्या कहते हैं, विसमांगी कहते हैं। तो समांगी माध्यम में बताया है कि यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का गुण और बनावट एक समान होता है, उसे क्या कहेंगे, समांगी माध्यम कहेंगे। जैसे आपका जल और क्या है आपको कांच। देखिएगा जल का जैसा बनावट है वैसा कांच का बनावट है कि नहीं है, दोनों का बनावट मोटा मोटी आपको सेम है। अब यहाँ पर विसमांगी, यह एक ऐसा माध्यम है जिसके प्रत्येक भाग का आपको गुण और बनावट एक समान होगा क्या, नहीं होगा। देखिए नामे से स्पष्ट हो रहा है, विसमांगी का मतलब क्या होगा आपको अलग अलग, और समांगी का मतलब क्या होगा आपको एक समान। तो जिसमें एक समान बनावट हो उसे क्या बोलेंगे, समांगी, और जिसमें अलग अलग तरीके की बनावट हो उसमें क्या बोलेंगे, विसमांगी। तो याद हुआ कि नहीं हुआ, समांगी विसमांगी। जैसे में कैसे है तो विभिन्न प्रकार के, जैसे गर्म और ठंडा हवा। तो गर्म और ठंडा हवा क्या दोनों एक चीज़ है क्या, नहीं, दोनों अलग अलग चीज़ है। गर्म हवा अलग चीज़ है, ठंडा हवा आपको अलग चीज़ है। हवा तो दोनों ही है लेकिन एक गर्म है एक क्या है आपको ठंडा है। हवा का जो मिश्रण है यानी गर्म ठंडा हवा का मिश्रण है, वही चीज़ें आपको नीचे भी लिख दिया है। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो आपको क्या है, प्रकाश के गमन के आधार पर जो है पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए प्रकाश के गमन, गमन का मतलब क्या होता है कि प्रकाश जिस रास्ते से जाता है उसी रास्ते को गमन बोला जाता है। तो आप जानते हैं कि प्रकाश हवा में भी जा सकता है, निर्वात में भी जा सकता है, कांच यानी शीशा में भी जा सकता है, हीरा में भी जा सकता है,
इस सब प्रकाश इस जगह पर जा सकता है कि नहीं जा सकता है? जा सकता है। अब आप ईंटा में ले जाके प्रकाश को मारिएगा तो वहां पर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो गमन के आधार पर यानी पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। तो गमन के आधार पर यानी प्रकाश कहाँ कहाँ जा सकता है उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया। पहला जो भाग है उसे क्या नाम दिया गया? पारदर्शी। दूसरा भाग है इसे क्या नाम दिया गया? अपारदर्शी। और तीसरा भाग है इसे क्या नाम दिया गया? पारभासी। तो देखिए, पार का मतलब होता है आर पार, दर्शी का मतलब होता है देखना। जिसमें प्रकाश आर पार चल जाए उसे क्या बोला जाता है? पारदर्शी। अ का मतलब होता है नहीं, पार का मतलब आर पार नहीं। तो जिसमें प्रकाश आर पार नहीं जाता है उसे क्या बोला जाता है? अपारदर्शी बोला जाता है। अपारभासी का मतलब होता है कि जिसमें प्रकाश आधा अधूरा जाता है उसे क्या बोला जाता है? पारभासी बोला जाता है। तो जिसमें प्रकाश सीधा आर पार निकल जाता है उसे क्या बोलिएगा? पारदर्शी। जिसमें प्रकाश साफा नहीं जाता है उसे क्या बोलिएगा? अपारदर्शी। और जिसमें प्रकाश आधा अधूरा जाता है उसे क्या बोलिएगा? आपको पारभासी। जैसे आप मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग शीशा लगा देते हैं, तो घर में अगर लाइट जलेगा तो बाहर शीशा का लाइट जाएगा कि नहीं जाएगा? एकदम जाएगा। जैसे मॉल वॉल को देखिएगा, मॉल के अंदर लाइट जलता है तो उसका लाइट बाहर नहीं आता है? बिल्कुल आता है। तो वो क्या होगा? पारदर्शी होगा कि नहीं होगा? पारदर्शी होगा। जैसे हम सब्जी वाला हम लोग प्लास्टिक को जो खरीदते हैं क्या रहता है? व्हाइट वाला। तो क्या अगर यहाँ लाइट लगा है उसके सामने अगर रख देंगे तो बाहर प्रकाश नहीं जाएगा? एकदम जाएगा। तो वो आपको पारदर्शी हुआ कि नहीं हुआ? पारदर्शी हुआ। अपारदर्शी का मतलब जिससे जा नहीं सकता। अब जैसे इधर मोबाइल का लाइट जला रहा है, आज सामने एगो ईंटा रख दिए तो पार कर जाएगा? नहीं करेगा। तो अपारदर्शी उसे बोलेंगे। अपारभासी उसे बोलेंगे जैसे तेल लगा हुआ कागज ले लीजिए। कागज क्या कीजिए कि अब पेपर पढ़ते हैं ना, तो उस पेपर को ले लीजिए और उसमें क्या कीजिए? तेल घोंस दीजिए, सरसों का तेल घोंस दीजिए। और उस पर जब लाइट जलाइएगा ना तो जितना उजाला इधर होगा उतना उजाला इधर नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? कम मात्रा में उजाला होगा। तो उससे क्या बोलेंगे? पारभासी। जैसे शीशा भी ले लीजिएगा, अगर शीशा को रगड़ दीजिए, ओकरा के धो के ईंटा उटा में घड़र दीजिए और उसके बाद लाइट जलाइएगा तो वहाँ से भी प्रकाश पूरा पूरा जा पाएगा? आपको नहीं जा पाएगा। तो आप क्या समझे कि जिससे प्रकाश पूरा पूरा जाएगा आर पार उसे क्या बोलेंगे? पारदर्शी। आज जिससे प्रकाश साफा नहीं जाएगा उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। आज जिससे प्रकाश आधा अधूरा जाएगा उसे क्या बोलिएगा? पारभासी। वही चीजें एक एक करके नीचे आपको समझाया है, जरा सा समझिएगा। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? वैसे पदार्थ जिसके प्रकाश की किरण पूर्णतः का मतलब क्या होता है? पूरा पार कर जाती है उसे क्या बोलिएगा? पारदर्शी पदार्थ। जैसे आपको कांच, कांच का मतलब क्या है? शीशा। तो शीशा से प्रकाश आर पार नहीं जाएगा। पानी, पानी में प्रकाश आर पार नहीं जाता है कि पानी प्रकाश को रोकता है क्या? नहीं रोकता है। तबे तो आपको नदी में रात में जब आदमी मछली मारने जाता है तो टॉर्च जला के नीचे मछली को देख लेता है कि नहीं देख लेता है? हवा प्रकाश के रोक रहा है क्या? अगर हवा प्रकाश के रोक देता तो सूरज का किरण हम लोगों के ऊपर आता क्या? नहीं, क्योंकि सारे एरिया में तो हवा तो भरा हुआ है। चलिए, इसके बाद पारदर्शी के बाद हम लोग अपारदर्शी पर आते हैं कि अपारदर्शी किसे कहता है। तो वैसे पदार्थ जिसमें से प्रकाश की किरणें बाहर नहीं निकल पाता है उसे क्या बोला जाता है? अपारदर्शी। जैसे ईंटा, बोलिए प्रकाश आर पार जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। पत्थर से प्रकाश आर पार जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। उसके बाद आपको तीसरा नंबर पर क्या है? पारभासी पदार्थ। तो वैसे पदार्थ जिससे प्रकाश की किरणें अंशतः, अंशतः का मतलब होता है कि आधा अधूरा, अंशतः का मतलब क्या होता है? आधा अधूरा बाहर निकल पाते उसे क्या बोला जाता है? पारभासी पदार्थ बोला जाता है। जैसे तेल लगा हुआ क्या होना चाहिए? कागज होना चाहिए। घर पर जाइए अपना प्रैक्टिकली करके देखिए कि सच में ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है। घिसा हुआ क्या होना चाहिए? कांच। घिसा हुआ कांच का मतलब जो शीशा होता है उसको क्या कीजिए? रगड़ दीजिए। जैसे स्क्रैच नहीं बोलते हैं, स्क्रैच लगा के देखिएगा तो ये चीज़ें आपको समझ आएगा। उसके बाद आगे बढ़िएगा तो किसके बारे में आपको समझाया है? छाया के बारे में।
छाया के बारे में समझते हैं कि नहीं समझते हैं। देखिए, जो छाया गांव देहात में होता है ना, वही छाया यहाँ पर भी है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग आपको दोपहर के समय या शाम के समय जब खड़े रहते हैं तो सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हम लोगों को परछाई बनता है कि नहीं परछाई बनता है। उसी परछाई जो है वो भी तो एक छाया का रूप है कि नहीं है, वो भी एक छाया के रूप है। वही कह रहा है कि जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी वस्तु को रख दिया जाता है तो प्रकाश की किरणें उसे पार नहीं कर पाती है, जिसके कारण उस वस्तु के पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, आपको छाया बोलते हैं। जैसे मान लीजिए, देखिए यहाँ एक फोटो देके आपको समझाया है। मान लीजिए कि ये लड़की खड़ी है, अब इस पर अगर प्रकाश आगे से लाइट जलाइएगा तो इसके पूरे चेहरे पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके पिठुआ के पीछे पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। तो उधर काला टाइप के बनेगा कि नहीं बनेगा, बताइए, काला टाइप के बनेगा। तो काला टाइप वाला जो भाग है उसी भाग को क्या बोलेंगे, आपको छाया बोलेंगे। तो छाया समझ आया कि नहीं आया। जैसे यहाँ हम लाइट जला रहे हैं, प्रकाश की किरण जा रहा है, यहाँ मान लीजिए हम कोई एक बहुत बड़ा वस्तु को रख दिए तो टकरा के प्रकाश हेने होने जाएगा कि नहीं जाएगा। तो प्रकाश टकरा के इधर उधर जाना ही विवर्तन कहलाता है। इस एरिया में जो है पूरा काला दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, इसी एरिया को क्या बोलना है, आपको छाया बोलना है। तो जब प्रकाश के गमन पथ पर किसी अपारदर्शी, जिसे प्रकाश पार नहीं कर पाता है, वैसे चीज़ों को रख दीजिएगा तो उसके पीछे एक अंधेरा क्षेत्र बनता है। उसी अंधेरा क्षेत्र को क्या नाम दिया जाता है, छाया। तो छाया समझ आया कि नहीं आया कि छाया क्या है। उसके बाद छाया के बाद सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इस क्वेश्चन का कोई चैप्टर का कोई क्वेश्चन है तो वो कौन सा आपको क्वेश्चन है, प्रकाश के प्रवर्तन। एकदम रीढ़ है, एकदम समझ लीजिए कि या तो फर्स्ट सीटिंग में पूछ देता है, नहीं तो सेकेंड सीटिंग में, लेकिन इसको पूछना आपको आवश्यक है। क्योंकि प्रकाश के प्रवर्तन और प्रकाश के अपवर्तन, अब हम प्रकाश के परिवर्तन को पढ़ ही रहे हैं, अब पता लगे कि प्रकाश के परिवर्तन के बारे में जानबे नहीं कर रहे हैं तो पढ़ने का कोई फ़ायदा है क्या, कोई फ़ायदा आपको नहीं है। तो सबसे पहले आइए, प्रकाश के परिवर्तन आपको किसे कहा जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा हम आपको बताएंगे लिख के। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर समझाया है लेकिन थोड़ा सा मध्यम कलर में है, यहाँ उतना आपको नहीं समझ आएगा। फिर इसको हम लोग बनाने का एक प्रयास करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर एक कोई समतल सतह ले लीजिए, ठीक है, एक समतल सतह लीजिए। अब देखिए, यहाँ से अगर लाइट को हम लोग जलाएंगे, यहाँ से अगर हम लोग लाइट को जलाएंगे तो इस लाइट से जो है प्रकाश, चलिए यहाँ आया, ठीक है। आने के बाद क्या होगा कि प्रकाश यहाँ पर टकराने के बाद छेद के भीतरवा घुस जाएगा का, नहीं, कहाँ जाएगा, आपको ऊपर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पर जो एक खींचा रहता है वो क्या होता है, आपको नॉर्मल नाम दिया जाता है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है, अभिलंब बोला जाता है। बात समझे कि नहीं समझे, अभिलंब बोला जाता है। तो जब प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद किसी समतल सतह से टकराती है और टकराने के बाद वापस चली जाती है, उसे क्या बोला जाता है, प्रकाश के परिवर्तन बोला जाता है। तो जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को क्या बोला जाता है, प्रकाश का आपको परिवर्तन बोला जाता है। एक फिगर के जरिए हम लोग इस चीज़ को समझेंगे, जरा सा 2 मिनट इधर ध्यान दीजिएगा। एक फिगर के जरिए हम लोग इसको समझने का प्रयास थोड़ा सा करते हैं। आइए, चलिए यहाँ पर एक फिगर हम लोग लेते हैं। यहाँ पर इसके, चलिए यहाँ पर एक फिगर ले लिए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या करना है कि इसी पर आपको एक स्केल से ज़्यादा आपको दिया जाएगा तो ज़्यादा आसान होगा। और थोड़ा सा घुमा दीजिए।
ठीक है। अच्छा, अब इसी चीज को थोड़ा सा इधर से कर देते हैं। चलिए, इतना तो समझ गए। आपको इतना समझ गए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको जो है ना एक समतल सतह है जिससे प्रकाश पार करके उस बगल नहीं जा सकता है, ठीक है। अब इसके ऊपर जो है मान लीजिए कोई एक माध्यम है, माध्यम नंबर 1, इसके नीचे जो है माध्यम नंबर क्या है आपको 2 है। ई अलग माध्यम है, ई अलग माध्यम है कि नहीं है, 1 नंबर माध्यम है। इधर से जो है आपको प्रकाश की किरण क्या कर रहा है, आ रहा है। यहाँ पर टकराने के बाद क्या होगा, प्रकाश की किरण जो है आपको इधर से निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो आने वाली किरण कौन है, आने वाली किरण ये है कि नहीं है। तो आने वाली किरण को जो नाम रखा जाता है उसे कौन नाम दिया जाता है, बताइए, याद है? आप लोग बताइए क्या होता है आने वाली किरण को। देखिए, आने वाली किरण को जो नाम दिया जाता है ना वो आपतित किरण दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, हाई जाने वाली किरण है तो इसे क्या नाम दिया जाता है, परावर्तित किरण, ठीक है। अच्छा, इसका क्या नाम है, अभिलंब, अभी तो बताए हैं अभिलंब, ठीक है। इस बिंदु को क्या नाम दिया जाता है, नहीं पता है, मूल बिंदु। अच्छा, इसको क्या बोला जाता है, समतल सतह, समतल सतह या तो परावर्तक सतह, सतह, ठीक है। अच्छा, यहां पर एक एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो यहां पर जो एंगल बनता है इसका नाम आई रहता है। यहां पर जो एंगल बनता है इसका नाम क्या रहता है, आर रहता है। बात समझे कि नहीं, पूरा चीजें समझ में आ गया, सारा का सारा खेल आपको इतना ही दूर से है। आइए, तो यहां पर सबसे पहले जब प्रकाश की किरण आती है तो समतल सतह से टकराती है और टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट जाती है कि नहीं लौट जाती है। क्योंकि यहाँ 1 नंबर ऊपर वाला माध्यम है, नीचे नंबर कौन नंबर है, दूसरा नंबर। तो एक एक माध्यम में सारा खेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूसरा माध्यम में कौन खेल हुआ है, नहीं हुआ है। तो जब किसी प्रकाश की किरण आती है, आने के बाद समतल सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में क्या कर जाती है, वापस लौट जाती है। इसी लौटने की घटना क्या कहलाती है, परावर्तन कहलाती है। अब देखिए, आने वाली किरण यही ना है जी, तो आने वाली किरण को अ से आना, अ से आपतित, याद रखिए। तो आने वाली किरण को क्या नाम दिया जाता है, आपतित किरण। जाने वाली किरण को क्या नाम दिया जाता है, परावर्तित किरण। अब बीच में एक डंटा खींचा रहता है, इसका क्या नाम होता है, अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में है कौन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो इसे क्या नाम दिया जाता है, आई। आई किस रेखा थी किरण के द्वारा बन रहा है, आपतित किरण के द्वारा, तो इससे नाम दिया जाता है आपतन कोण। बात समझ आए। अच्छा, हाई जो कोण बन रहा है आर, ये तो परावर्तित किरण के द्वारा बन रहा है, तो इसका नाम दिया जाता है परावर्तन कोण। तो बात समझे कि नहीं। तो आई को आपतन कोण, आर को क्या नाम दिया जाता है, परावर्तन को नाम दिया जाता है। यहाँ पर जो बिंदु रहता है जहाँ तीनों एक जगह आके मिला है, उस बिंदु को क्या नाम दिया जाता है, मूल बिंदु। ये जिस लाइन पर आके सब टकरा के वापस जा रहा है उसे क्या नाम दिया जाता है, समतल सतह या तो परावर्तक सतह। तो बात समझ आई कि नहीं आई, बात समझ आपको आई। अब आइए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर न थे, यहाँ पर थे। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने ही माध्यम में क्या करती है,
वापस लौट जाती है, उसी लौटने की घटना क्या कहलाती है? आपको परावर्तन कहलाती है। तो बात समझे कि नहीं समझे कि परावर्तन क्या होता है? अगला आइए, प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह कितने प्रकार के होते हैं? अब देखिए, अब एक हम बताएं कि एक ऐसा भी हो सकता है, एक उबड़ खाबड़ भी तो रास्ता हो सकता है। क्योंकि रास्ता जो होता है दो प्रकार का होता है, एक या तो पक्की होगा, नहीं तो क्या होगा? कच्ची होगा। तो पक्की का मतलब पूरा एकदम स्मूथ होगा, प्लेन होगा, और कच्ची का मतलब क्या होगा? उबड़ खाबड़ होगा, टूटा फूटा होगा। तो प्रकाश भी जाएगा तो कहीं समतल जगह टकरा सकता है, तो कहीं उबड़ खाबड़ जगह टकरा सकता है कि नहीं टकरा सकता है। तो प्रकृति के आधार पर परावर्तक सतह को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। पहला जो भाग है उसका क्या नाम है? नियमित परावर्तन, और दूसरा जो भाग है उसका क्या नाम है? अनियमित परावर्तन। अब नियमित परावर्तन समझिए कि नियमित परावर्तन होता क्या है। वैसा परावर्तक जो चिकना और चमकीला सतह से आपको नियमित रूप से होता है, उसे क्या बोला जाता है? नियमित परावर्तन, यानी ये पक्का होता है। बात समझे कि नहीं? तो ये चिकन होगा कि नहीं होगा? देखिए यहाँ चिकन होगा कि नहीं होगा? तो यहाँ से किरण आएगा, टकराने के बाद वापस जाएगा, किरण आएगा, टकराने के बाद वापस जाएगा, किरण आएगा और टकराने के बाद क्या होगा? आपको वापस जाएगा। तो एक नियम के थ्रू सब आपको फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये आने वाली किरण है, ये आने वाली आपको किरण है, ये आने वाली किरण है, ये जाने वाली, ये क्या है? आपको तीनों का तीनों ये जाने वाली आपको किरण है। तो इसमें वैसे परावर्तक जो चिकना और क्या होता है? चमकीला सतह होता है, उसे क्या बोला जाता है? आपको नियमित परावर्तन बोला जाता है। दूसरा नंबर पर क्या है? आपको अनियमित परावर्तन। तो वैसा परावर्तक सतह जो रुखड़ा और क्या होता है? चमकीला सतह से नियमित रूप से होता है, उसे क्या बोला जाता है? अनियमित। तो जिसमें चिकना और चमकीला होगा उसे क्या बोलिएगा? आपको नियमित परावर्तन। और जिसमें आपको रुखड़ा और चमकीला होगा उसे क्या बोला जाएगा? अनियमित परावर्तन बोला जाएगा। तो नियमित और अनियमित समझ में आया कि नहीं आया? जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा आपको रुखड़ा वाला सतह है कि नहीं है। जैसे यहाँ पर एक ऐसा बनाते हैं, सॉरी ऐसा, यहाँ से किरण आया, टकरा के वापस चला गया, यहाँ से किरण आया, टकरा के वापस चला गया। अच्छा, मान लीजिए एक ऐसा बनाते हैं, ये तो रुखड़ा सतह है, आएगा टकरा के हेने चल जाएगा, यहाँ से आएगा टकरा के हेने चल जाएगा। तो ये नियम कानून के अनुसार है पर जाएगा, लेकिन है पर नियम कानून के अनुसार जाएगा कि नहीं जाएगा? तो जिसमें नियम कानून के अनुसार आपको प्रकाश की किरण जाती है उसे नियमित बोला जाता है, और जिसे नियम कानून के अनुसार नहीं जाती है उसे क्या बोला जाता है? अनियमित। तो नियमित परावर्तन जो होता है वो प्रकाश के परिवर्तन के नियम का पालन करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। लेकिन अनियमित परावर्तन प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इधर से उधर क्या हो रहा है? रेखा भाग रहा है। जैसे एक उदाहरण के रूप में हम समझा रहे हैं, आप मोटरसाइकिल लीजिए, हाईवे पर जाते हैं, रात का समय है, आपका मोटरसाइकिल का जो लाइट रहता है एक एथी से सब आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? लेकिन वह है कि ऊबड़ खाबड़ ऊंच नीच में चले जाइए तो कभी एक बेर लाइट नीचे जाएगा, तो कभी एक बेर आसमान में, तो कभी नीचे तो कभी आसमान में। तो यहाँ सही रूल से आप जा रहे हैं? नहीं जा रहे हैं। तो जिसमें आपको वैसा परावर्तक सतह जो चिकना और क्या हो? चमकीला हो, उसे नियमित, आज जो ऐसा रुखड़ा और चमकीला हो उसे क्या बोला जाता है? अनियमित आपको बोला जाता है। आगे आइए, यहां से ना, अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि परावर्तक सतह आपको किसे कहा जाता है? तो अभी तो थोड़ा देर पहले आपको समझाए हैं, अभी तो थोड़ा देर पहले यहां पर हम लोग समझ के आए। इसी में ना, यही ना, देखिए इसमें जो परावर्तक सतह होता है वो यही वाला होता है। आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में एक लंब खींचा गया रहता है जिसका क्या नाम होता है? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच वाले कोण को क्या बोला जाता है? आपतन कोण।
अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच के कोण को क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण बोला जाता है। यहाँ पर जो एक बिंदु रहता है, इस बिंदु का क्या नाम दिया जाता है? मूल बिंदु दिया जाता है। तो वही तो चीज़ें आपको वहाँ भी आपको समझा रहा है, यही तो चीज़ें यहाँ भी आपको लाइन बाय लाइन करके पढ़ना है। अगर चाहिएगा तो खुद से भी आपको पढ़ सकते हैं। चलिए इधर ध्यान दीजिए, परावर्तक सतह किसे कहते हैं? तो जिस सतह पर प्रकाश की किरणें आकर अपने ही माध्यम में वापस लौट जाती है, उसी सतह को क्या बोला जाता है? परावर्तक सतह। वहां से किरण आके टकरा के वापस उसी माध्यम में जा रही थी कि नहीं जा रही थी? उसी माध्यम में जा रही थी। उसके बाद क्या है? आपतित किरण। तो आपतित किरण उस किरण को बोला जाता है जो किरण परावर्तक सतह पर क्या होती है? आने वाली होती है। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा फिगर के रूप में हम लोग क्या करते हैं, आपको समझ लेते हैं। यही ना जो है आपको परावर्तक सतह है जी, यही ना आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये क्या है? अभिलंब है। ये क्या है? आपतन कोण है। ये क्या है? परावर्तन कोण है। बस बात क्या रहा। यहाँ क्या है? आपको मूल बिंदु है। तो परावर्तक सतह पर आने वाली किरण को क्या बोला जाता है? आपतित किरण। अब बताइए, है ये ना आने वाली किरण है, ये परावर्तक सतह पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसे आपतित किरण। परावर्तित किरण किसे बोला जाता है? तो परावर्तक सतह से टकरा कर जाने वाली किरण को क्या बोला जाता है? परावर्तित। अब बोलिए, है किरण टकरा के वापस जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो इसे के ना नाम हम लोग परावर्तित किरण अभी थोड़ा देर पहले रखे थे। उसके बाद क्या है? आपतन बिंदु। तो आपतन बिंदु उसे कहा जाता है जो क्या होता है? मूल बिंदु होता है। तो मूल बिंदु का क्या नाम दिया जाता है? आपको आपतन बिंदु दिया जाता है। तो कोई खास अंतर है क्या? कोई खास अंतर नहीं है। तो परावर्तक सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आती है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? आपतन बिंदु। तो बताइए, इस बिंदु पर आपतित किरण आ रही है कि नहीं आ रही है? तो इसे क्या बोला गया है? आपको आपतन बिंदु। अभिलंब के बारे में आपको कह रहा है, तो आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को क्या बोला जाता है? अभिलंब। तो इसी बिंदु पर ना है एक लंब डाला गया है, तो इसी लंब को क्या बोला गया है? आपको अभिलंब बोला गया है। ये सब आपको नॉर्मल बात है, कोई खास है नहीं। आइए, आपतन कोण समझ लिए? आपतन कोण तो नहीं समझे। आपतन कोण, तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोला जाता है? आपतन कोण। जो यहाँ पर आपको पूर्ण रूप से थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, है ये ना कोण है, जिसे क्या बोला जाता है? आई। इस कोण को क्या बोला जाता है? आर। तो आइए वाले कोण जो होता है वो क्या होता है? आपतन होता है। आर वाला जो कोण होता है वो क्या होता है? परावर्तन होता है। तो आपको यहाँ पर परावर्तन कोण में लिखा है कि परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोला जाता है? परावर्तन कोण। अब परावर्तित किरण यही ना है, अभिलंब यही है, तो इसके बीच के कोण है कि नहीं है? तो इसी कोण को क्या बोलेंगे हम लोग? परावर्तन कोण बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? परावर्तन कोण बोलेंगे। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम भी हैं, क्योंकि जब तक नियम, हर चीज़ का एक नियम कानून होता है, उसी तरह प्रकाश के परावर्तन का भी आपको एक नियम है। बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि प्रकाश के परावर्तन का कितना नियम है। तो गांठ बांध के रख लीजिए कि प्रकाश का जो परावर्तन का नियम है वो कितना नियम है? आपको 2 नियम है। अब दोनों नियम को जरा सा हम लोग क्या करते हैं? बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के सर 2 नियम हैं। पहला नियम क्या कहता है, जरा सा आप समझिए। पहले नियम के अनुसार आपतित किरण और परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों क्या होता है? एक ही तल में है। अब बात तोहरा दिमाग से बहरी चल गई हुई है ने। देखो ये रेखा, देखो ये रेखा, देखो यहाँ से टकरा के यहाँ से, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तीनों एक ही तल पर अड़ा हुआ है कि नहीं अड़ा हुआ है? तो पहला नियम कहता है कि तीनों एक ही तल पर। अब तू बताओ यहाँ से इसका प्रकाश के परिवर्तन के नियम के पालन करता का? ये तो किरण के टकराए के चाहिए यहाँ, हाई किरण के टकरा के जाए के चाहिए यही जगह से, जबकि ई अलग ई अलग। तो दोनों फिगर में अंतर है कि नहीं है? बहुत अंतर है।
तो वही चीज़ें आपको समझना है कि तीनों जो है क्या है आपको एक ही तल में होता है। तो पहला नियम समझ गए। दूसरा नियम समझिए। दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। आपतन कोण को I बोला गया है तथा परावर्तन कोण को क्या बोला गया है, R। उससे क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो है ये ना है भैया आपको I ये क्या है, R। तो ये दोनों कोण हमेशा क्या रहता है, बराबर। अगर है 30 डिग्री है तो है 40 हो पाएगा क्या, नहीं, वो भी कितना होगा, 30 ही होगा। अगर 40 हो गया, प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन किया, नहीं हुआ। तो प्रकाश के परिवर्तन का नियम का पालन करने के लिए दोनों का दोनों जो डिग्री होना चाहिए, दोनों कोण होना चाहिए, आपस में क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो दोनों नियम समझ में आ गया होगा। रिवीजन कीजिएगा, आपका सब काम हो जाएगा। अगला क्या है, विचलन कोण। तो विचलन का मतलब समझिए कि विचलन होता क्या है। तो आपतित किरण के बढ़ाए गए भाग से परावर्तित किरण तक जो कोण बनता है उसे क्या बोला जाता है, विचलन कोण। अब बताइए, अगर आपतित किरण को भगाइएगा, बढ़ाइएगा, तो परावर्तित किरण बैठा रहेगा, नहीं बैठा रहेगा, क्योंकि दोनों कोण जो है आपस में समान। अगर आपतित 50 से 60 हो रहा है तो परावर्तित को भी कितना होना पड़ेगा, 50 से 60 होना पड़ेगा। तो इसका एक फार्मूला है जो याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम देता है, सवाल इसमें भी मैथ टाइप का रहता है। तो विचलन कोण का आपको फार्मूला होता है 180 माइनस क्या होता है आपको 2i, 180 माइनस 2i। इसे जो सूचित किया जाता है वो डेल्टा से, एस बना के ऐसे, इसका नाम क्या है आपको डेल्टा। ये भी एक प्रकार का आपको डेल्टा होता है, लेकिन ये जो डेल्टा होता है ना, इसे बड़ा डेल्टा बोला जाता है, इसे क्या बोला जाता है, छोटा। तो हाई डेल्टा का प्रयोग करते हैं कि ई डेल्टा का प्रयोग करते हैं, ये वाले डेल्टा का प्रयोग करते हैं। तो आपको डेल्टा बराबर फार्मूला भी लिखा जा सकता है कि 180 डिग्री माइनस में क्या आपको 2i हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये विचलन कोण का क्या है, मेरे पास फार्मूला है। यह दो तरीके से बनता है, कितने तरीके से, दो तरीके से। तब विचलन कोण को कितने तरीके से निकाला जा सकता है, दो तरीका से। पहला जो है घड़ी के दिशा में, और दूसरा जो है क्या है आपको घड़ी के विपरीत दिशा में। घड़ी के दिशा में मतलब जे मैं घड़ी घूमता है वही मैं, और घड़ी के विपरीत का में क्या होता है, घड़ी जे मैं घूमता है उसके उल्टे दिशा में। अब देखिए जैसे यहाँ ध्यान से, ये घड़ी रहता है तो घड़ी का स्विच यही महीना घूमता है, हे मैं घड़ी का स्विच घूमता है, तो ये क्या हो गया, घड़ी के दिशा में हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर क्या है कि मान लीजिए कि हे माय अगर घूमने लगे तो ये घड़ी के उल्टा दिशा हो गया कि नहीं हो गया। तो दिशा समझ में आया कि नहीं आया घड़ी का। तो घड़ी के दिशा अगर हे माय घूमेगा तो घड़ी के दिशा, और हे माय घूमेगा तो क्या होगा आपको घड़ी के उल्टी दिशा होगा। अब विचलन कोण से संबंधित क्या है, कुछ प्रश्न है दिया है। आपतन कोण इतना है तो विचलन कोण तो डेल्टा बराबर 180 माइनस 2i, आई के जगह कितना मान रखा जाएगा 45, 45 दूना का 90, आंसर क्या हो जाएगा आपको 90 डिग्री। तो न्यूमेरिकली छोटा छोटा है, आप नहीं बना सकते हैं, सब उसी पर विचलन कोण पर है। डिग्री का मान देवे किया है कोण और आपको निकाल देना है, तो बना लीजिएगा। आप लोग भी ऑनलाइन वाले बना लीजिएगा। अब क्या है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का मतलब अभी तनका देर पहले क्या पढ़ के आए हैं, छाया। छाया उससे बोला जाता है कि मान लीजिए हम खड़े हैं और यदि लाइट जला रहे हैं तो हमारे पीछे एक अंधेरा टाइप बनता है, उसी क्षेत्र को क्या बोला जाता है, छाया। तो प्रतिबिंब भी वही होता है मर्दे, जब लाइट जलाता है आदमी तो पीछे परछाई बनता है, वही परछाई क्या होता है, प्रतिबिंब कहलाता है। तो कह रहा है कि किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें, यानी कहीं से भी आ रही प्रकाश के किरणें परावर्तन या क्या होता है अपवर्तन के बाद, देखिए परावर्तन तो अभी आप समझ के आए कि किरण टकराने के बाद वापस जाना चाहिए, लेकिन ये में किरण टकराने के बाद वापस नहीं जाता, वही में घुस जाता है। तो ये अपवर्तन जो है इसके बाद वाला टॉपिक है, तो सीधा अपवर्तन थोड़ा सा याद रखिएगा।
जैसे हम आपको समझने के लिए बता देते हैं कि यहाँ से किरण आया, टकरा के वापस चल गया तो ये परावर्तन। लेकिन अपवर्तन के लिए क्या है कि किरण आया और टकराने के बाद यही में घुस गया, तो उसे क्या बोला जाता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन में टकरा के बाहर ही जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या बोला जाता है? प्रतिबिंब बोला जाता है। तो कोई भी किरण आती है परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को क्या बोला जाता है? आपको प्रतिबिंब बोला जाता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब जो होता है 2 प्रकार का। पहला प्रतिबिंब का नाम क्या है? वास्तविक। दूसरा प्रतिबिंब का नाम क्या है? आपको काल्पनिक। अब वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है, थोड़ा सा इसे समझ लेते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब क्या है, जरा सा देखिए। किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या बोला जाता है? वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है। और इसे पर्दे पर क्या किया जाता है? प्राप्त किया जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब तो किसी प्रकाश स्रोत से आ रही प्रकाश के किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, इसी बात से यहाँ मिलती है, लेकिन यहाँ मिलती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है। जैसे वहाँ वास्तव में कटता है तो दिखता है, यहाँ कटता है तो दिखता नहीं है, लगता है कि कटा हुआ है। उसे आपको उस बिंदु को क्या बोला जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, आपको पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आपको जो है ना, अब ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझा रखा है, देख लेते हैं कितना है। थोड़ा सा ये जो पहला नंबर चैप्टर है, दूसरा नंबर चैप्टर है, थोड़ा सा आपको लंबा चैप्टर है। तो एक काम करते हैं ना, हम लोग तब प्रतिबिंब तो पढ़िए लिए। अब प्रतिबिंब के बाद जो है कल हम लोग थोड़ा सा इसके आगे वाले टॉपिक को पढ़ते हैं। आगे वाले टॉपिक के बाद क्या करते हैं ना कि आपको 2 या 3 दिन अभी पढ़ेंगे तो पूरा पहला चैप्टर क्या हो जाएगा? आपको समाप्त हो जाएगा। ऑनलाइन वाले भैया लोगों के लिए एक सबसे बड़ी सूचना है कि जिन लोगों को है जो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अगर इसका नोट्स चाहिए, यदि एक बुक टाइप का है, उसे निकलवा लीजिएगा। तो आप मेरे मोबाइल नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी कर सकते हैं। जो नंबर है 86 आपको 18 आपको 84 623, इस नंबर पर आप मैसेज कीजिएगा कि मुझे ये नोट्स चाहिए, तो आपको नोट्स इधर से दे दिया जाएगा। उसके लिए कोई फ़ी नहीं लिया जाएगा, सब का सब जो है क्या है, आपको फ्री है। तो आप चलिए फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।